नमस्कार साथियों। आज आजकाल की कक्षा में आपका स्वागत है, जिसमें पूर्व पीठिका के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथनों को उनको जानेंगे। तो चलिए, पहला कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। दूसरा देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही संबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। ये रामचंद्र शुक्ल के कथन है। आगे और देख लेते हैं। अपभ्रंश नाम से पहल वल्लभी के राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी को की काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर से निप्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति की इन पदों को भी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार इन परीक्षाओं में आया हुआ है। आगे कुछ काव्य पंक्तियां देख लेते हैं महत्वपूर्ण कवियों की। जो जीर्ण सासण भाष्यो सो भई कहियो साव, ये देवसन यानी श्रावकाचार्य से। दूसरी पंक्ति देखिए, पंडित असल सत्य बखाड़ई देहई रुद्ध बसंत न जाणई, ये सरहपा की है। जहि मन पवन संचरई रवि शशि नहीं परिवेश, ये सरहपा की पंक्ति है। घोर अधारे चंद्रमणि जिम उज्जोव करेई, ये भी सरहपा की पंक्ति है। काका तरवल पंच विडाल, ये लुइपा की है। भाव न होई विभाव न हो विभावण जाई, ये भी लुइपा की है। सहजे थर करी वारुणी साध, ये विरूपा की है। इक्कण किज्जई मंत्रण तंत्र, ये कण्हपा की है। हालो डोम्बी तो पूछिम सद्भावे सदगुरु पाए पये जाई विपुण जीर्ण उरुआ, ये कण्हपा की है। भला हुआ जो मारिया, बहुत महत्वपूर्ण है, ये हेमचंद्र का है। और पिय संगमी कौ निंदड़ी, ये हेमचंद्र का भी है। गंगा जमुना माझे बहई रे नाई, ये डोम्भिपा की है पंक्ति। नागर बाहरे डोम्बी तोहर कुड़िया छई छुई जाय सो ब्रह्मा नाड़िया, ये कर्णपा की पंक्ति है। आगे देख लेते हैं। जिमि लोण बिलज्जई पाणी अहि तिमि धरणी लई चित्त, ये कर्णपा की पंक्ति है। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपहो अवहट्टा, ये विद्यापति की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, बार बार परीक्षाओं में आई हुई है। हिंदू बोले दुरहि निकार छोटे तरुका भभकी मार, ये विद्यापति की कीर्तिलता से है, ये भी कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। मनहु कला ससभान कला 1600 बन्नी ने, ये पृथ्वीराज रासो से ली गई है। आगे और देख लेते हैं पंक्तियों के बारे में। बज्जिय घोर निशान रान चौहान चहो दिस, ये भी पृथ्वीराज रासो से है। अगली पंक्ति देखें। उट्टित राज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट, ये भी पृथ्वीराज रासो से है। आगे देखते हैं। 12 बरिस लय कुकुर जीवे अरु 13 लो जिये सियार बरस 18 छत्री जिये आगे जीवन को धिक्कार, जेगनिक है, परमाल रासो से है। एक थाल मोती से भरा, ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। एक नार ने अचरज किया, ये भी अमीर खुसरो की पंक्ति है।
गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले डारे केस, ये भी अमीर खुसरो की पंक्ति है। मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, ये भी अमीर खुसरो की ही पंक्ति है। जे हाल मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराय नन्ना बनाए बतिया, ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। सरस वसंत समय भल पावली, ये विद्यापति की पदावली से ली गई पंक्ति है। काली कहल पी काली कहल पिय सांझी रे, जाइब मई मारुदेश, ये विद्यापति की पदावली से ली गई है। आगे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं, प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य प्रकृति की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी से है। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, एक पुरानी हिंदी अपभ्रंश का, एक बोलचाल की देशी भाषा का। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं, भरत मुनि जो कि विक्रम तीसरी शताब्दी में हुए थे, नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर इन्होंने लोक भाषा नाम दिया है। न देख लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा। 84 सिद्धों के नाम यहाँ दिए गए हैं, मैं पढ़ दे रहा हूं। पहले हैं लुइपा, कायत थे, लीलापा, विरूपा, डोम्बिपा क्षत्रिय थे, सबरपा ये भी क्षत्रिय थे, सरहपा ये ब्राह्मण थे, कंकड़िपा ये शूद्र थे, मीनपा मछुआ थे, गोरक्षपा चौरंगीपा राजकुमार थे, वीणापा राजकुमार थे, शांतिपा ब्राह्मण थे, तंत्रिपा तंतवा थे, चमारिपा चर्मकार थे, खंडपा शूद्र थे, नागार्जुन ये ब्राह्मण थे, कर्णपा ये कायत थे, कर्णिपा थगनपा शूद्र थे, नारोपा ब्राह्मण थे, शैलिपा ये शूद्र थे, तिलोपा ये ब्राह्मण थे, छत्रपा शूद्र थे, भद्रपा ब्राह्मण थे। आगे और देख लेते हैं, दो खम धिपा ये दो दो खन धिपा अजोगिपा गृहपति थे, कालपा धोमपिपा धोबी थे, कंकणपा राजकुमार थे, कमरिपा डेंगिपा ब्राह्मण थे, भेदपा तंधेपा शूद्र थे, कुकुरिपा ब्राह्मण थे, कुचिपा ये शूद्र थे, धर्मपा ब्राह्मण थे, महिपा शूद्र थे, अचिंतपा लकड़हारा थे, भलपा ये क्षत्रिय थे, नलिपा भूसिकीपा राजकुमार थे। आगे और देख लेते हैं, इंद्रभूति राजा थे, मेकोपा वर्णिक थे, कुठालिपाए कमरिपा लोहार थे, जालंधरपा ब्राह्मण थे, राहुलपा शूद्र थे, मेदनीपा धर्व धर्वरिपा धोकरिपा शूद्र थे, पंकजपा ब्राह्मण थे, घंटपा ये क्षत्रिय थे, योगिपा डोम थे, चेकुलपा शूद्र थे, गुंडरिपा चिड़ीमार थे, लुचिकपा ब्राह्मण थे, निर्गुणपा शूद्र थे, जयानंत ब्राह्मण थे, चर्प चर्पटी चर्पटीपा कहार थे, चंपकपा भीकनपा भलिपा कुमरिपा चवरिपा मणिपा खेलपा कनपला गृहपति थे, कलकल्पा कांतालिपा दर्जी थे, दहुलिपा उधलिपा कपालपा किलपा सागरपा सर्वभक्षपा नागबोधिपा दरिकपा पुलुतिपा पनहपा कोकलिपा अनंगपा लक्ष्मीकरा ये योगिनी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया है। ये लक्ष्मीकरा ये 84 सिद्धों में ये योगिनी थी और राजकुमारी भी थी, समुद्रपा और भालीपा। आगे देख लेते हैं, सिद्धों में सबसे पुराने सहज यानी सरोज वज्र को ही माना जाता है। महासुखवाद का प्रवर्तन ब्रजयान शाखा में हुआ है। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया।
ब्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में, विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, 9 माना जाता है। लोग उन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरख सिद्धांत गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न प्रकार से बताया गया है। पहले नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। आदिकाल के अंतर्गत अब अपभ्रंश साहित्य को देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं शती यानी कि 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पयमचर्यु, ऋठणेमचर्यु तथा स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे देख लेते हैं। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। स्वयंभू के पयमचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। त्रिभुवन, उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पयमचर्यु में रामचरित विस्तार से वर्णित है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ। सर्वमान धारणा है कि पुष्पदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी यानी कि 10वीं शताब्दी में हुआ। पुष्पदंत की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है 63 महापुरुष गुणालंकार, रणकुमारचर्यु और जसहरचर्यु। ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे देखते हैं। पुष्पदंत की 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से भी जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत ने अपनी चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक रूप या धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई यानी चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया है एग्जामों में। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प कवि को भाखा की जड़ कहा है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प को भाखा की जड़ कहा है। स्वयं पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिशेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, जिसमें चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत ये 3 आते हैं। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बद्ध का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पद्धरि 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंध कहा गया। पुष्पदंत मान्य खेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि तथा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की। 12वीं शताब्दी में जिन दत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास, जो कि 1114 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास जी को जाता है, जो कि 1184 भी माना जाता है कि रचयिता शालिभद्र सूरी को जाता है। ये रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास और इसके जो रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी को
जाता है। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश राशक पहला धर्मित्तर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश राशक है। संदेश राशक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन है। विद्वानों ने इसका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुण दोहा की रचना की। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोएंदू से माना जाता है। जोएंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की, एक तो परमार्थ प्रकाश का और दूसरा है योगसार का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। ध्यान दीजिए, 9 कवियों को उन्होंने शामिल किया, जिसमें पुष्प कवि, खुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर एवं जोधराज। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल जो कि 700 से 1444 विक्रम के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। इस 19 कवियों में देख लेते हैं 19 कवि किस प्रकार से। पुष्प या पुंड अज्ञात रचना है, कोई मिला नहीं, 770 विक्रमी मानी जाती है। अज्ञात कवि के रूप में खुमान राशो। नंद कवि रचना अज्ञात है, 1137 विक्रम में। मसऊ रचना अज्ञात है, इनकी भी 1180 विक्रम में। कुतुब अली रचना भी इनकी भी अज्ञात है, 1180 विक्रम में। और साइदान चारण संवत्सार, और ये भी 1191 विक्रम में। अकरम फैज ये वर्तमाल लिखे और 1205 से 1258 विक्रम में। चंद्र ने पृथ्वीराज रासो लिखा है 1225 से 1249 विक्रमी में। जगनिक ने आलाखंड रचना क्रम कब हुआ था ये पता नहीं है। केदार कवि कोई जानकारी नहीं है इनके बारे में। वार वारदर वेणी इनकी भी रचना ज्ञात है, ये मानी जाती 1225 विक्रमी। भूपति ये इनकी रचना है, भगवत दशम स्कंद 1344 विक्रमी। नरपत नाल की रचना है विशल देव रासो 1354 विक्रमी। नल सिंह इनकी रचना है विजयपाल रासो 1355 विक्रम मानी जाती है। सारंगधर इनकी रचना है हमीर काव्य 1357 विक्रमी। अमीर खुसरो इनका भी रचना नहीं दी गई है कब प्रकाशित हुई थी। ग्रेडसन के अनुसार यहाँ पे है ना, देख लीजिएगा। मुल्ला दाऊद इनकी रचना नुकुर चंदा की प्रेम कहानी 1385 ईस्वी। गोरखनाथ के 40 ग्रंथ माने गए हैं 1407 ईस्वी। ये जितने भी 19 कवि दिए हैं ग्रेडसन के अनुसार बताए गए हैं। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधुओं के अनुसार बताए गए हैं, सॉरी। ग्रियर्सन ने तो यहाँ पे इतने ही माने थे। ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को माना था। उन्होंने जो पहले दिया गया है वो 9 कवियों को ग्रियर्सन ने माना था, और मिस्र बंधुओं ने 19 कवियों को माना है। और कुछ की रचना दी गई है, कुछ की रचना नहीं है। आगे देखते हैं। मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल के कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी थी, यानी बढ़ाकर 75 तक संख्या हो गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है, एक अपभ्रंश और दूसरा देश भाषा यानी बोलचाल की रचनाओं के आधार पर। आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया, वे बहुत महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश की रचनाओं के अंतर्गत विजयपाल, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये 4 रचनाओं को माना है। जबकि देश भाषा के अंतर्गत काव्य के अंतर्गत खुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वी रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो आलाखंड के रूप में जो है, खुसरो की पहेलियां और विद्या की पदावली, ये 8 प्रकार को माना है इन्होंने।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन था। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध है। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था। हेमचंद के अन्य पुस्तकों के नाम है कुमार पाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाममाला कोश। आगे देख लेते हैं। हेमचंद को प्राकृत का पारणी माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की। सोमप्रभु सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोमप्रभु सूरी ने कुमार पाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत नाम एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो संस्कृत भाषा में की थी। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाता है। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। आगे देख लेते हैं। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा था। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। सारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिए गए हैं। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया जाता है। राहुल संकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आगे देखते हैं। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए, जिन्होंने हमीर गैरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया। सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के काव्य भी आए हैं। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्री कंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लिखित है। क्या है ये? नूनम बादलम छाई खेह पसरी निःश्राण शब्द खरह शत्रुम पाणि लुटा तोड़ हसिनो एवं भणंत्यु भद्याटा। आगे डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता